हम सब जिस देश में रहते हैं उस देश के दिग्गज नेता आखिर कमाते कितना है, इस बात का हमें नॉलेज तक नहीं होता, और इससे हमारी जेब को क्या फर्क पड़ता है, इस बात का भी हमें अंदाजा नहीं होता। आप सोच के देखिए, आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आप पर मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा हो, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, साथ में आपकी इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन इन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता। इमेजिन करिए, आपने अपने घर में एक नौकर रखा है और आपको इस बात का पता ही ना हो कि वो आदमी सैलरी कितनी लेता है, आपके घर काम कितना करता है और ठीक से काम करता भी है कि नहीं, तो आपको खुद के डिसीजंस पे डाउट होने लगेगा। सेम यही हाल हमारे देश के नेताओं का होता है। वोट देकर हम खुद ही चुनते हैं, लेकिन उनकी इन बातों से हम खुद ही अनजान रहते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे देश में एमएलए बनने के लिए कितने क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती होगी? ग्रेजुएशन, 12th पास, 10th पास? नो, एक एमएलए बनने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। पर यह सिस्टम उस वक्त तक सही था जब आजादी को सिर्फ कुछ साल हुए थे, क्योंकि उस टाइम के अराउंड हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 12% का था। बट आज के डेट में ऑन एन एवरेज हमारे देश का लिटरेसी रेट 74% है। भारत जैसे वेल फंक्शन डेमोक्रेसी का गोल सिस्टम को एजुकेट करना होना चाहिए, ना कि एक कम पढ़े लिखे अनएजुकेटेड इंसान को लीडर बनाना। इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए हम डायरेक्टली ये नहीं चुन सकते कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, बट हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हमारे एरिया के हिसाब से लोकसभा या विधानसभा से पार्लियामेंट में हमारी प्रॉब्लम्स को कौन पहुंचाएगा। एक एमएलए की ऑन एन एवरेज सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है, पर इनको इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं कि इनकी जेब इनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा भर जाती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन एमपीज पे 2,90,000 रुपए हर महीने खर्च करती है। हालांकि कोविड के टाइम पे एक ऑर्डिनेंस पास करके इसको 2,31,000 कर दिया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 2 लाख रुपए है। इसका मतलब हर स्टेट के सीएम और एमपीज की सैलरी हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। बट एक्चुअल बात तो यह है कि हर स्टेट के सीएम अपने एमएलएस की तक की सैलरी लेते हैं। देखिए, हमारे जेब से दी हुई टैक्स के पैसों से इनको रहने के लिए अच्छा घर मिलता है, इनके लिए अच्छी गाड़ी मिलती है, लेकिन इस तरह की छोटी सी फैसिलिटी भी हम जैसे आम जनता को नहीं मिलती। तो अब हम क्या करें? रोते बैठे रहे या सोफे पे बैठ के डायलॉग मारे, डार्लिंग राजनीति ने इस देश को बर्बाद कर दिया? नहीं, सही सवाल करें। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी लीडर्स आज पार्लियामेंट में हैं, उनमें से 60% पर अभी भी केस चल रहा है और 20% तो सीरियस ऑफेंस है, जिन पर मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। और आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते और आप पर मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा होता, तो आपकी नौकरी भी चली जाती और आपकी इज्जत भी चली जाती। लेकिन इन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता। इनकी नौकरी भी रहेगी, इनका घर भी रहेगा, इनकी गाड़ी भी रहेगी और इनकी सुविधाएं भी रहेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 102 में ये मेंशन्ड है कि एक एमपी को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है अगर उस पर सीरियस ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस का केस चल रहा हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसे कई एमपी और एमएलए हजारों क्राइम करके बैठे होते हैं और बड़ी इज्जत के साथ रिबन काटने जाते हैं। लोग उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। हमें सारी बातें जानना बहुत जरूरी है और एक्शन लेना भी जरूरी है, वरना इन एमपी और एमएलए की सैलरी के लिए टैक्स भरते भरते हमारी जेब खाली हो जाएगी और देश की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी।